हेलो गाइस, कैसे हो रे तुम लोग? कैसे हो सब? होप सो सभी अच्छे होंगे, मस्ती से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और पढ़ाई में जुटे होंगे और हमें याद कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे बगैर तुम लोग कैसे पढ़ोगे, है ना? चलो, तो जिनको तो इंतज़ार था तो उनके लिए हम आ गए हैं, जिनको किसी और का इंतज़ार है वो किसी और के इंतज़ार में रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आज का टॉपिक, दैट इज़ एग्रीकल्चर इनकम और टैक्सेशन। तो बेटा, टैक्स में हम लोग काफ़ी आगे तक पहुंच चुके हैं। दो टॉपिक्स ऐसे थे मेरे को लगता है कि आपको ना तो सिर्फ ओनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू चलना चाहिए, लेकिन उसको थोड़ी सी थ्रेटिकल नॉलेज लेने के लिए भी आपको गेन करना चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है वो आपके काफ़ी अच्छा टॉपिक है। पार्ट नंबर ए में ये दो बार आया हुआ है कि आखिर एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, उसको एक्सप्लेन करो और एग्रीकल्चर इनकम के बारे में एक शॉर्ट नोट जो है वो ड्राइव करके दो। ठीक है गाइस? तो अच्छा टॉपिक है और थ्रेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी अच्छा है। क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल तुम्हें अभी तक मैंने को दिखा नहीं कि न्यूमेरिकल इसमें बना है, बट थ्रेटिकल के लिए तो अच्छा है। अगर ये कर लोगे तो पार्ट नंबर ए में तुम लोग दो टॉपिक्स इजीली, मतलब दोनों क्वेश्चन अपने इजीली उठा सकते हो पार्ट ए में से। ठीक है? तो करें स्टार्ट आज का टॉपिक, दैट इज एग्रीकल्चर इनकम। तो बेटा, एग्रीकल्चर से हमें क्या लगता है? एग्रीकल्चर, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड एग्रीकल्चर? क्या ड्राइव करते हो एग्रीकल्चर से? हाँ, क्या मतलब होता है एग्रीकल्चर से? सर खेती बाड़ी, इसके अलावा? इसके अलावा कुछ वर्ड्स? खाना? हाँ, तो खेती बाड़ी करेगा तभी तो खाएगा। हम्म, कुछ उगाएंगे तभी तो खाएंगे। तो मेनली जो तुम लोग यूज़ करते हो वर्ड एग्रीकल्चर, उसको उसके लिए तुम्हें यही आता है कि जो भी सर खेती बाड़ी का काम चल रहा है दैट इज एग्रीकल्चर। और जो भी हम लोग क्या कहते हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, ये सारी चीज़ें जो हैं इन्हीं को जनरली हम लोग एग्रीकल्चर में लेके आते हैं। बट सिर्फ इन्हीं चीज़ों को एग्रीकल्चर मानना ये गलत है, क्योंकि यही चीज़ तुम्हें सिखाएगा ये चैप्टर कि आखिर किस चीज़ को हम लोग एग्रीकल्चर में लाएंगे और किस चीज़ को एग्रीकल्चर में नहीं लाएंगे। तो स्टार्ट करें बेटा। सबसे पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एग्रीकल्चर में मेनली आपकी इंडियन इकोनॉमी, पूरी की पूरी इंडिया की 70% आपकी टोटल पॉपुलेशन जो बेटा है वो आपकी डिपेंड किसके ऊपर करती है? एग्रीकल्चर के ऊपर करती है। और एग्रीकल्चर कहाँ पे गया? अपॉन द एग्रीकल्चर ड्राइव फ्रॉम द एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। ठीक है? और जितने भी एग्रीकल्चर ऑपरेशंस आप लोग करके, जितने भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करके आप लोग क्या कर रहे हो? इनकम ड्राइव कर रहे हैं। कौन? तो मतलब टोटल 70% ऑफ द पॉपुलेशन किस पे डिपेंड करती है? आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर पे। एज अ रिजल्ट, एग्रीकल्चर इनकम डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ टोटल इनकम। एग्रीकल्चर इनकम, इंपॉर्टेंट लाइन मार्क करवा रहा हूँ, ठीक है? इंपॉर्टेंट लाइन मार्क करवा रहा हूँ, मार्क कर लो। कौन सी लाइन है सर? तो बेटा लाइन है एग्रीकल्चर इनकम इज फुली एग्जम्प्ट फ्रॉम द टैक्स। क्या होगा इसको? हाँ, तो एग्रीकल्चर इनकम इज फुली एग्जम्प्ट फ्रॉम द टैक्स। तो सर हमें क्यों पढ़ा रहे हो? तो बेटा आपको पता होगा तभी तो पढ़ाऊंगा ना। ठीक है? अगर आपको पता चलेगा, इसीलिए तो पढ़ा रहा हूँ तुम्हें कि आखिर एग्जम्प्ट है टैक्स के लिए तो हमें क्या फ़ायदा होगा। तो एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जम्प्ट फ्रॉम द टैक्स, मतलब इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। पूरे चैप्टर में हमें यही पढ़ना कि आखिर एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगता, लेकिन कई जगह पे एग्रीकल्चर इनकम पर भी टैक्स लगता है। तो एग्रीकल्चर इनकम वैसे तो क्या है बेटा? एग्जम्प्ट है फ्रॉम टैक्सेशन। और एग्रीकल्चर इनकम डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ टोटल इनकम। जो आप लोग टोटल इनकम निकालते हो, किसी को याद हो, कोई होशियार मेरी क्लास में बैठा हो तो मेरे को ये बता दे कि बेटा टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है? पता है? बता। टोटल इनकम किसी को बताऊँ? तुम लोगों को पता है? घर पे बैठे हो, चीखो चिल्लाओ, मैं बोलता हूँ जोर जोर से चिल्लाओ, बताओ क्या है टोटल इनकम का निकालने का फॉर्मूला? सर 5 हेड की इनकम, याद है? 5 हेड का वो भी बताऊँ? याद है? बोल। सैलरी, पीजीबीपी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स और कैपिटल गेन। इन पांचों हेड को प्लस कर दोगे, उसमें क्लबिंग ऐड कर दोगे, माइनस करोगे सेट ऑफ। सेट ऑफ माइनस करने के बाद जो आएगा डेट इज ग्रोस टोटल इनकम। ग्रोस टोटल इनकम में से जब तुम लोग डिडक्शंस माइनस कर देते हो डेट इज कॉल्ड एज टोटल इनकम। तो जब टोटल इनकम के ऊपर आपको टैक्स देना होता है, याद हो कल मैंने बताया था, टोटल इनकम को निकालते वक्त एग्रीकल्चर इनकम को नहीं लेते, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जम्प्ट फ्रॉम द टैक्स। अच्छा, एक और चीज तुम्हें बताऊं, एक और चीज तुम्हें बताऊं सर, what do you mean by the word, what do you mean by the word exempt and deduction? दोनों वर्ड सेम है या दोनों वर्ड डिफरेंट है? what do you mean by word exempt? exempt क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है exempt का? क्या मतलब होता है डिडक्शंस का? ट्राई करो। exempt और डिडक्शन का क्या मतलब है? सेम है या अलग अलग है? बस इतना बता दो। सेम है सर, हमें तो सेम लगता है।
जो एक जैसा है, हमें तो सभी एक जैसे लगते हैं, है ना, तो सभी एक जैसे नहीं होते। एग्जम्प्ट और डिडक्शन में क्या फ़र्क होता है? एग्जम्प्ट का मतलब है ऐसी चीज़ जो कि इनकम का पार्ट ही नहीं बनेगी, जिसको इनकम में लेना ही नहीं है, जो इनकम का पार्ट ही नहीं है, दैट इज एग्जम्प्ट। डिडक्शंस का मतलब होता है कि बेटा पहले तो इसको इनकम का पार्ट बनाओगे, बाद में आपको क्या मिल जाएगी, इसकी डिडक्शन मिल जाएगी, मतलब बाद में आप इस चीज़ को माइनस कर देते हो, दैट इज डिडक्शन। तो डिडक्शन पहले ऐड होती है, बाद में क्या होती है, लेस, मतलब पहले आप किसी चीज़ को ऐड कर देते हो, बाद में माइनस कर देते हो, वो डिडक्शंस होती हैं। और डिडक्शन मिलती है या नहीं मिलती है उसके लिए रूल्स लगते हैं। लेकिन एग्जम्प्ट का मतलब होता है ये चीज़ तो इनकम में लेनी नहीं है, मतलब कैलकुलेट करते वक्त भी इसको भूल जाना बस, दैट इज एग्जम्प्ट। समझ आ गया? तो पहले तो ये समझो कि पहले तो एग्रीकल्चर इनकम क्या है, एग्जम्प्ट है, ये टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनती। और एक चीज़ और बताऊँ तुम लोगों को, और एक चीज़ बताता हूँ, एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। जब मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट शुरू करा था, मैंने आपको बताया था आपके संविधान में, आपके आर्टिकल में, कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट बताई गई हैं, याद है कौन कौन सी थी? लिस्ट नंबर 1 2 3। 1 में यूनियन लिस्ट में यूनियन जो आपकी पार्लियामेंट है वो लॉ बनाती है। स्टेट लिस्ट में कुछ ऐसे मैटर है जिसपे स्टेट लेजिस्लेशन आपकी क्या करती है, सारी की सारी रूल्स बनाती है। तो एग्रीकल्चर पता कौन सी लिस्ट में है? मतलब इस पे पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाती, कौन लॉ बनाएगा? स्टेट का मैटर है। स्टेट चाहेगी तो इस पर टैक्स लगेगा कल को, स्टेट चाहेगी तो टैक्स नहीं लगेगा। तो मतलब अभी तक तो स्टेट ने क्या बोला हुआ कि टैक्स नहीं लगेगा, तो मतलब हर एक स्टेट डिपेंड करती है कि उसके ऊपर एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगाना या फिर नहीं लगाना। और अगर कल को लगेगा, इट इज़ द मैटर ऑफ स्टेट, तो स्टेट इसके ऊपर लगाएगी। तो ये छोटी सी आप लोगों को बता दिया मैंने, आपका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वहाँ पे कैसे शुरू करना आप लोगों को, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट आर फ्री टू लेवी टैक्स ऑन द एग्रीकल्चर इनकम और नॉट, ठीक है। बाकी थोड़ा सा पढ़ लेना, बाकी इतना इतना भी याद रखोगे तो बहुत है, ठीक है। चलें आगे। फिर एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन सुनो जरा ध्यान से। अब आते हैं एग्रीकल्चर इनकम किसको मानते हैं और किसको नहीं मानते, सुनो जरा। एनी रेंट और रेवेन्यू ड्राइव्ड फ्रॉम लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। मतलब अगर आप लोगों ने अपनी लैंड, ये जो मेरी लैंड है, ये मेरी पूरी लैंड है, इस लैंड को अगर मैं एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ कर रहा हूँ, और अगर उससे कोई भी रेंट पे दी मैंने लैंड, और वहाँ से कोई भी रेवेन्यू मेरे पास आ रहा है, दैट इनकम इज ऑल्सो कंसिडर एज एग्रीकल्चर इनकम। मतलब अभी तक तुम लोग क्या सोच रहे थे कि सर खेतीबाड़ी करना ही एग्रीकल्चर इनकम है? नहीं, अगर मेरी कोई एग्रीकल्चर लैंड है, मैंने उस लैंड को किसी को रेंट पे दे दिया, उसके ऊपर मैं रेंट ले रहा हूँ, दैट इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड एज एग्रीकल्चर इनकम। समझ आ गया? दूसरा, एनी इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम, अगर कोई इनकम आ रही है मेरी लैंड से, किस तरीके से, या तो मैं एग्रीकल्चर करके इनकम कमा रहा हूँ, या मैं कोई भी तरीके की परफॉर्मेंस कर रहा हूँ कल्टीवेटर के द्वारा, और वहाँ से रेंट ले रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ से आने वाली इनकम भी क्या है, एग्रीकल्चर इनकम है। और लास्ट में लिखा हुआ है द सेल ऑफ कल्टीवेटर रिसीव्ड एंड देयर विच नो प्रोसेस हैज़ बीन परफॉर्म्ड अदर देन द प्रोसेस डिस्क्राइब्ड इन द अबव पैराग्राफ। सुनो ध्यान से। पहले पॉइंट में बोला था कि कोई भी तरीके का रेंट रिसीव हो रहा है मेरे को, अगर मैंने अपनी लैंड किसके ऊपर दे दिया, रेंट के ऊपर दे दिया, अगर मैंने लैंड किसी को किराए पे दे दिया, उसके ऊपर रेंट जो मिल रहा है वो रेंट भी मेरे लिए क्या है, एग्रीकल्चर इनकम। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला कि अगर मैं खुद एग्रीकल्चर का काम कर रहा हूँ तब भी वो मेरे लिए जो भी इनकम आएगी वो मेरी कौन सी होगी, एग्रीकल्चर इनकम। थर्ड पॉइंट में बोला कि जो मेरी लैंड है उसके ऊपर मैं कोई ऐसा प्रोसेस कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ बेटा, कोई प्रोसेस कर रहा हूँ। सर प्रोसेस कर रहा हूँ मतलब आपने देखा कि जब पूरा का पूरी फसल पक जाती है, तो फसल पकने के बाद में जो उसकी कटाई होती है, कटाई के बाद उसकी जो सफाई होती है वहाँ पे, तो उस लैंड के ऊपर ही क्या वो सारे का सारा प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। या फिर वो लैंड है उसके ऊपर मैं ट्रैक्टर चला कर वो पूरा का पूरा वो करते हैं ना उसको, मतलब कि उगाने के लिए उसके ऊपर पहले वो ट्रैक्टर पूरा का पूरा घुमाते हैं, तो वो सारा का सारा प्रोसेस भी क्या वो प्रोसेस है या नहीं है, बिल्कुल। और अगर मैं किसी भी तरीके का प्रोसेस भी कर रहा हूँ उस लैंड के ऊपर, वो प्रोसेस से आने हुई इनकम भी मेरे लिए क्या है बेटा, एग्रीकल्चर इनकम। और थर्ड, अगर प्रोसेस करने के बाद में जो भी मैं वहाँ से उगाऊंगा, उसको उगाने के बाद उसको बेचने के बाद में जो पैसा आएगा, दैट ऑल्सो इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चर इनकम। तो देखो एग्रीकल्चर इनकम में सिर्फ आपका खेती बाड़ी नहीं आ रही, क्या क्या आ रहा है, अगर आपने लैंड रेंट पे दे दी वहाँ से जो पैसा आया, आपने खुद एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बनाया वो भी एग्रीकल्चर में आ गया, आपने कोई प्रोसेस करा वो भी, वहाँ से आने वाली इनकम भी एग्रीकल्चर इनकम है। आपने आपने जो भी चीज़ प्रोड्यूस करी उसको मार्केट में बेचा और बेचने के बाद में जो इनकम कमाई, दैट इज ऑल्सो एग्रीकल्चर इनकम। और सुनो अभी सुनो, कोई भी बिल्डिंग है जो सिचुएट कर रही है इमीडिएटली वैकेंट लैंड, ठीक है, ऑन द बिल्डिंग कल्टीवेटर रिसीव रेंट, अगर आपकी लैंड के साथ में कोई बिल्डिंग है, मतलब मेरी लैंड है, जैसे ये मेरी लैंड है, इस लैंड के साथ साइड पे ना
एक छोटा सा हम लोगों ने क्या करा हुआ, बिल्डिंग बनाई हुई है, और उस बिल्डिंग को मैंने रेंट पे दे दिया है, उससे आने वाली इनकम भी क्या है, एग्रीकल्चर इनकम है। तो बस इतने भी पॉइंट्स याद रख लोगे तो बस बहुत है। तो ये सारी इनकम मेरी क्या है, एग्रीकल्चर इनकम। क्यों? क्योंकि ये सारी इनकम कल को क्या हो जाएगी, एग्जम्प्ट। समझ आया? मतलब अगर हम आजकल कहीं पे जाकर, कहीं गांव में जाकर एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर ले और उससे जितना मर्जी तुम लोग पैसा कमाओ, वो क्या है, एग्जम्प्ट। तरीका बता रहा हूँ तुम्हें पैसा बचाने का। तो इन्वेस्ट करना है तो कहाँ पे कर देना, एग्रीकल्चर लैंड पे कर देना, ताकि वहां से आने वाली इनकम तुम्हारी क्या हो जाएगी, टैक्स फ्री, एग्जम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, चलो। सो आगे, आगे आगे बेटा, टेस्ट टू डिटरमिन वेदर द इनकम इज एग्रीकल्चर इनकम और नॉट। अब हमें टेस्ट लेना है। टेस्ट किसका लेना है, मुझे आप लोगों का टेस्ट लेना है। मंडे को तुम्हारा टेस्ट होगा, याद आ गया मेरे को टेस्ट से। ठीक है, मंडे को तुम्हारा टेस्ट होगा। चलो, मंडे को टेस्ट होगा तुम्हारा रेजिडेंशियल स्टेटस का और तुम्हारा बेसिक ऑफ इनकम टैक्स का। ठीक है, चलो, टेस्ट ने मेरे को याद करवा दिया। अब टेस्ट टू डिटरमिन एग्रीकल्चर इनकम। टेस्ट हम लोग देख रहे हैं कि आखिर एग्रीकल्चर इनकम है या फिर ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। तो उसके देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक टेस्ट लेना पड़ता है इनकम का। तो जो इनकम मैंने कमाई है, क्या वो एग्रीकल्चर है या फिर नहीं है, तो उसको देखने के लिए मुझे क्या क्या देखना पड़ेगा। देखो, पहले इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम लैंड। सबसे पहले ये चीज होनी चाहिए कि वो जो इनकम आई है वो कहाँ से आनी चाहिए, लैंड से। समझ आया? और जो भी आप इनकम कमा रहे हो वो कहाँ से आ रही है, लैंड से आ रही है, या तो किसी भी तरीके से रेवेन्यू आप लोग ले रहे हो, या डिविडेंड पे कर रही है कंपनी आउट ऑफ इट्स प्रॉफिट, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम ऑल्सो। छोड़ो इसको, आप लोग सिर्फ इतना याद रखो, अगर कोई भी इनकम आपको लैंड से मिल रही है, पहले। दूसरा, लैंड किसके लिए यूज करी गई है, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। सबसे पहली चीज क्या है कि लैंड से इनकम आनी चाहिए। किसी भी इनकम को एग्जम्प्ट करवाना है तुमने एग्रीकल्चर इनकम का नाम लेकर, तो वो इनकम सबसे पहले तुम्हें जो मिलनी चाहिए वो कहाँ से मिलनी चाहिए, लैंड से। दूसरा, वो लैंड एग्रीकल्चर पर्पस के लिए क्या की जानी होनी चाहिए, यूज। मतलब यहाँ तो आप लोग उसको एग्रीकल्चर किसी भी तरीके के परफॉर्मेंस कर रहे हो, इरीगेशन कर रहे हो, हार्वेस्टिंग कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, एग्रीकल्चर के साथ में रिलेटेड होना चाहिए। थर्ड, लैंड कहाँ पे सिचुएट होनी चाहिए बेटा, इंडिया में। अगर ये तीनों तीनों कंडीशंस पूरी होती हैं, देख लो क्या लिखा हुआ है, असेंशियल डेट फॉलोइंग 3 टेस्ट मस्ट बी फुलफिल। आपको ये सारी कंडीशंस क्या करनी है, फुलफिल करनी है। पहला, आपकी लैंड कहाँ, लैंड होनी चाहिए। आपने इनकम कहाँ से कमानी होनी चाहिए, लैंड से। वो लैंड इंडिया में होनी चाहिए। और थर्ड, वो लैंड किस पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए बेटा, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। अगर ये तीनों कंडीशंस पूरी हैं, तब आप लोग क्या कर सकते हो, उस इनकम को एग्जम्प्ट करवा सकते हो। डन। अब किस तरीके से आप लोग एग्रीकल्चर इनकम कमाओगे, वो बताया हुआ कि टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इनकम क्या है। ठीक है, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इनकम क्या है। ठीक है, तो देखो, पहला, इनकम रिसीव्ड एज रेंट। पहले तो आपको रेंट मिला है कहाँ से, एग्रीकल्चर इनकम। तो जो आपने एग्रीकल्चर लैंड है उससे रेंट रिसीव कर रहा है, तो वो कौन सी इनकम हो जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। The word revenue is used in a broader sense. Return, yield or income is not only narrow sense of the land revenue. The कहाँ पे गया, the fees paid by tenant at the time of renewal of license fees are revenue derived from the land and such income is एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। मतलब क्या बोला गया, उन्होंने बोला कि आपकी जो लैंड से कमाई गई इनकम है वो ब्रॉडर सेंस में बात कर रही है। मतलब ब्रॉडर सेंस क्या मतलब क्या है सर, अगर किसी टेनेंट ने, टेनेंट क्या होता है बेटा, किराएदार। अगर किसी किराएदार ने फीस पे करी है, तुम्हें क्या पे करी है, फीस, रेंट नहीं पे करा, फीस पे करी है आपने, और फीस पेड बाय द टेनेंट एट द रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस। मतलब सुनना, मैंने मिस्टर एक्स को अपनी लैंड दे दी, मैंने मिस्टर एक्स को क्या कर दी, अपनी लैंड दे दी, और लैंड से आने वाली जितनी इनकम कमाऊंगा वो कौन सी मेरी इनकम होगी, कौन सी, एग्रीकल्चर इनकम। उसने मेरे को रेंट दिया, क्या ये एग्रीकल्चर इनकम है, बिल्कुल एग्रीकल्चर इनकम है। अगर उसको मैंने जो लाइसेंस दिया था, लाइसेंस को रीन्यू करवाने के लिए उसने जो फीस दी, वो भी क्या होगी, एग्रीकल्चर इनकम, कल को जिस पर्सन को उसने दी होगी। समझ आ गया? तो रिन्यूअल ऑफ लीज इज रेवेन्यू ड्राइव्ड फ्रॉम द लैंड, और वो भी क्या हो जाएगा, एग्जाम। तो इन्होंने वाइडर सेंस में बात करी है, ना कि नैरो सेंस में। थर्ड, फिर दूसरा, इनकम कहाँ से ड्राइव होनी चाहिए बेटा, एग्रीकल्चर से। अब एग्रीकल्चर वाला पॉइंट हमने ऊपर ऊपर पढ़ लिया कि कोई भी इनकम रिजल्टिंग फ्रॉम सेल ऑफ सच ग्रास, ट्री, लीज, रेंट, लैंड शैल नॉट बी एग्रीकल्चर इनकम। अब ये सुन लो क्या लिखा हुआ उन्होंने बोला है, अगर इनकम ड्राइव्ड हो रही है किसी भी लैंड से जो कि इंडिया में सिचुएट कर रही है, और एग्रीकल्चर ऑपरेशंस वहां पे हो रहे हैं, जैसे कि
लैंड में सोइंग कर रहे हो, सो कर रहे हो कुछ भी, प्लांटिंग कर रहे हो, वाटरिंग कर रहे हो, हार्वेस्ट कर रहे हो, आर अप्लाइड इनकम रिजल्टिंग फ्रॉम सच ऑपरेशन आर एग्रीकल्चर इनकम, उन सारी इनकम को क्या माना जाएगा? एग्रीकल्चर इनकम। लेकिन अदर हैंड इफ ग्रास ट्रीज एक्सेट्रा आर साइमल्टेनियसली और विदाउट एनी एड ऑफ ह्यूमन स्किल्स एफर्ट एनी इनकम रिजल्ट फ्रॉम सच लैंड सच एस ग्रास ट्रीज लीज रेंट आर शैल नॉट बी एग्रीकल्चर इनकम। क्या बात है, इन्होंने बोला अगर तुम लोग लैंड पर गए हो, लैंड पर जाके आपने कुछ सो करा, मतलब आपने कोई बीज बोया, उसको वाटरिंग करी है, वाटरिंग करने के बाद में या फिर उसको कुछ हार्वेस्ट करा है, और वहाँ से कमाने वाली इनकम जो होगी वो कौन सी इनकम है? आपकी एग्रीकल्चर इनकम। लेकिन अगर तुम लोगों ने कोई एफर्ट नहीं लगाया, आपकी खाली लैंड पड़ी हुई थी, नेचर वाइज होता ना कभी कभी खुद ही प्लांट्स वगैरह ग्रो कर जाते हैं, और वो खुद ही अपने आप क्या कर गए? ग्रो कर गए। आपने कोई भी ह्यूमन स्किल्स नहीं लगाई, कोई भी ह्यूमन एफर्ट्स नहीं लगाया, कोई लेबर नहीं लगाई, लेकिन आपने देखा कि आप लोग क्या कर रहे, आपने लैंड खरीदी हुई थी, आप उस लैंड को देखने गए ही नहीं, 2-3 सालों बाद जब गए तो वहाँ पे अपने आप भिंडियाँ उगी हुई थी, ठीक है, भिंडी टमाटर लगे हुए थे अपने आप ही, ऑटोमेटिकली लगे हुए थे, विदाउट किसी ह्यूमन एफर्ट्स, विदाउट किसी स्किल्स। अब उसको बेच के अगर तुम लोग कोई पैसा कमाते हो तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपने किसी भी तरीके की अपने एफर्ट्स नहीं लगाए। तो इन्होंने बोला यहाँ पे कि अगर आप लोग खुद वाटरिंग वगैरह करके कर रहे हो, सारे ऑपरेशंस कर रहे हो, तो तब वहाँ की इनकम को एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट दिया हुआ है एनी इनकम अराइज टू द पर्सन फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्रोसेस और रेंडर एनी मार्केटेबल प्रोड्यूस। मतलब क्या बोला गया, अगर आपने किसी भी उस लैंड के ऊपर कोई भी तरीके का कोई प्रोसेस करा, या फिर आपने उस चीज़ को मार्केट में बेचा, और मार्केट में बेचने के बाद में क्या करा है, आपने कोई भी पैसा कमाया है, तो उसको भी आप लोग क्या मानोगे? एग्रीकल्चर इनकम मानोगे। डन बेटा, डन है जी। उसके बाद एनी इनकम रिसीव्ड बाय पर्सन फ्रॉम सेल ऑफ प्रोड्यूसर रेस्ड और रिसीव्ड और रेंट इन काइंड, वही सेम पॉइंट रिपीट करा कि कोई भी इनकम आई है, आपने जो भी प्रोड्यूस करा उसको सेल करके, या फिर आपने कोई भी रेंट रिसीव करा इन काइंड। जैसे मैंने किसी को एग्रीकल्चर लैंड दी हुई थी, उस बंदे ने मेरे को रेंट दिया, तो क्या ये एग्रीकल्चर इनकम है? बिल्कुल सर। उसने मेरे को रेंट नहीं दिया, वो कहता मेरे पास बाबूजी पैसे नहीं है, आप ऐसा करो जितनी अनाज मैंने उगाया इसकी 2 क्विंटल बोरी आप उठा के घर पे ले जाओ, क्या वो भी मेरे लिए एग्रीकल्चर इनकम है? बिल्कुल। तो इन काइंड में जो मिलेगा डेट इज ऑल्सो एग्रीकल्चर इनकम। और लास्ट में बोला है कोई भी बिल्डिंग अगर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ करी जा रही है, कोई लैंड है, लैंड के ऊपर ही कोई लैंड एंड बिल्डिंग है, या ठीक है बिल्डिंग है, कोई भी बिल्डिंग है, उसको आपने एग्रीकल्चर प्रोसेस के लिए यूज़ करा, तो वो बिल्डिंग से आने वाली इनकम भी एग्रीकल्चर इनकम में आएगी। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो तुम्हारा इतना कंटेंट बन जाता है ना इसमें कि जितना मर्जी लिख सकते हो। अब देख लो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कितने तरीके की टाइप्स बताई गई हैं, कौन कौन सी टाइप्स आई हैं। पहले टाइप आई है, पहले एग्रीकल्चर इनकम की जो टाइप्स है, पहले ये टाइप क्या है, कोई भी इनकम रिसीव करी है आप लोगों ने। दूसरा, आपने कोई भी तरीके की इनकम ड्राइव करी है फ्रॉम द वर्ड एग्रीकल्चर, आपने एग्रीकल्चर से कोई भी इनकम कमाई है। पहला वर्ड था कोई लैंड से इनकम कमाई है, दूसरा है एग्रीकल्चर से कोई इनकम कमाई है। थर्ड पॉइंट था कोई परफॉर्मेंस या भी कोई भी तरीके का प्रोसेस करके आपने कोई इनकम कमाई है। फोर्थ पॉइंट था आपने जो भी चीज़ बनाई है उसको बेचने के बाद में आपसे जो भी पैसा आया उसको आपका एग्रीकल्चर इनकम मानते हैं। और लास्ट वन इज कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी बिल्डिंग है, बिल्डिंग को सेल कर रहा हूँ, बिल्डिंग को आपने रेंट पर देके उस बिल्डिंग से कोई इनकम कमाई है, तो वो भी क्या है? एग्रीकल्चर इनकम। अब तेरी बारी, बोल 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 बोल। अब तो तेरे से सुनूंगा मैं, तो इधर उधर देख रहा था ना। बोल एक एक करके पॉइंट, कौन कौन सी इनकम को एग्रीकल्चर का पकड़ा गया तू, पकड़ा गया तू, फोन चला रहा था पकड़ा गया। तो कौन कौन सी इनकम को एग्रीकल्चर इनकम मानते हैं? पहले तो एग्रीकल्चर लैंड से जो इनकम कमाओगे, ठीक है। हाँ, कौन सी? बिल्डिंग को अगर हम लोगों ने एग्रीकल्चर पर्पज के, तुम लोग घर पे बैठ के बोलो एग्रीकल्चर इनकम कमाई है बिल्डिंग से, ठीक है। थर्ड, 5 पॉइंट्स है, 2 हो गए। मैंने कोई प्रोसेस, हाँ रेंट से आ गई इनकम, ठीक है। मैंने कोई प्रोसेस करा है एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर, उसके कोई ऊपर कोई इनकम आ रही है। और लास्ट वन, अगर कुछ बना के प्रोड्यूस करके सेल करा है और सेल करने के बाद में इनकम आ रही है, डेट इज ऑल्सो एग्रीकल्चर इनकम। दीज आर द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है बेटा, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। बस इतना ही है। अब इसके मेथड्स आ जाते हैं, और एक इंटीग्रेटेड मेथड है, ठीक है। इंटीग्रेटेड चलो कर लेते हैं इसके साथ साथ में। अब देखो, अच्छा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हें ये बनेगा, अगर आ गया कि बताओ अगर तुम्हारी इनकम पार्टली एग्रीकल्चर इनकम है एंड पार्टली नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, अगर तुम्हारी इनकम
पार्टली एग्रीकल्चर इनकम है, उसी के साथ में बेटा कंटिन्यू चल रहा है। अगर आपकी इनकम एग्रीकल्चर इनकम है तब वो क्या है, एग्जम्प्ट है। लेकिन अगर तुम्हारी एग्रीकल्चर इनकम और कुछ नॉन एग्रीकल्चर इनकम है तो सर एग्रीकल्चर इनकम पर एग्जम्प्ट हो जाएगा, नॉन एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। तो देखते हैं आखिर किस तरीके से इन्होंने टैक्स लगाया, चेक करो। रूल 7 अब मैं साइड यहाँ लिखता रहता हूँ, आप लोग को पता लग जाएगा। सबसे पहला बेटा एक बना हुआ है आपका रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या है, जनरल जो जनरल बात करता है, ये बात करता है कि अगर तुम्हारी एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर दोनों इकट्ठी इनकम है तो उसको आप लोग कैसे टैक्स करोगे। तो इन्होंने बोला कि एग्रीकल्चर को तो सर हम एग्जम्प्ट कर देंगे, नॉन एग्रीकल्चर के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, टैक्स लगाएंगे। लेकिन कैसे, उसका इन्होंने फॉर्मूला दिया। फॉर्मूला क्या है, कहता सेल, जितनी आप लोगों ने सेल करी है, ठीक है, सेल प्रोसीड करी है आपने, सेल करके जो भी आपने कमाया है, मतलब एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम कंबाइन करके आपने जो सेल करी है। अब यहाँ पे एग्जांपल दिए शुगर की, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ उसका बैकग्राउंड क्या है। सुनो, शुगर इज अ एग्रीकल्चर, शुगर से कमाई हुई इनकम एग्रीकल्चर इनकम है या नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, बस इतना बता दो मेरे को। अगर यहाँ तक पहुँच गए ना तो देखते किसका दिमाग कहाँ तक टैक्स में जाता है। एग्रीकल्चर इनकम कौन सी है, शुगर से कमाई हुई इनकम इज अ एग्रीकल्चर इनकम और अ नॉन एग्रीकल्चर इनकम, बस इतना पूछना है। एग्रीकल्चर इनकम नहीं बेटा, इट इज़ अ नॉन एग्रीकल्चर इनकम। इसमें एग्रीकल्चर इनकम भी इंक्लूडेड है। सुनना ज़रा, एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है, आपने अपनी लैंड से जो भी कमाया, क्या शुगर लैंड से बनती, सर लैंड पर तो क्या उगेगा, शुगर केन, शुगर केन, ठीक है। अच्छा शुगर केन लैंड पर उगेगा, उसकी प्रोसेसिंग सब कुछ करोगे और शुगर केन को बाद में तुम लोग कहाँ भेजोगे, इंडस्ट्री में, और इंडस्ट्री में जाके वो वहाँ से शुगर केन से क्या इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, शुगर में। समझ आ रहा है। तो क्या इंडस्ट्री की इनकम एग्रीकल्चर इनकम है, नहीं, इंडस्ट्री की इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, ठीक है, वेरी गुड। तो अगर इंडस्ट्री की इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं है लेकिन क्या शुगर केन वाली इनकम एग्रीकल्चर इनकम है, तो क्या सर मैंने जो भी पैसा कमाया होगा शुगर बेच के, सुनना जरा, शुगर बेच के मैंने जो भी पैसा कमाया होगा, क्या उस शुगर बेच के जो पैसा कमाया उसमें एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम दोनों इंक्लूड है या नहीं है ना, क्योंकि उसमें शुगर केन की भी इनकम है और उसमें शुगर की भी इनकम है। तो सर इसमें जो भी मैं इनकम कमा रहा हूँ वो कौन सी इनकम है, वो एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम दोनों को मिला के। अब इसको क्या करना पड़ेगा अलग अलग, क्योंकि सर एग्रीकल्चर इनकम क्या है, एग्जाम्प्ट, नॉन एग्रीकल्चर इनकम पे क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। तो कैसे मैं क्या करूँ, खत्म करूँ। तो इन्होंने बोला एक सिंपल सा फॉर्मूला बताऊंगा, शुगर बेच के आपने जितना भी प्रोसीड्स लाया, शुगर बेच के आपने जितनी भी प्रोसीड लाई उसमें से माइनस कर दो। सर क्या माइनस करना है बेटा, जो भी मार्केट वैल्यू शुगर की है, मतलब रॉ मटेरियल आपने यूज़ करा, रॉ मटेरियल कौन सा था, शुगर, रॉ मटेरियल की मार्केट वैल्यू लेस करो और शुगर के इनको प्रोड्यूस करने के लिए आपने जो खर्चे करे थे, ठीक है, जो भी आपके खर्चे थे उसको क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है, उसको भी क्या कर दो आप माइनस कर दो, ठीक है, उसको भी क्या कर देंगे, जो भी एक्सपेंसेस है उसको भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जब आप लोगों ने ये दोनों चीज़ें माइनस कर दोगे, रॉ मटेरियल को भी और आपके इंडस्ट्री एक्सपेंसेस को भी आप लोग माइनस कर दोगे, तो जो चीज़ निकल के आएगी, ठीक है, वो क्या निकल के आएगी आपकी, वो क्या निकल के आएगी आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम। और इस नॉन एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर क्या लोगे तुम लोग, टैक्स दोगे। समझ आ गया, समझ आया या नहीं आया। तो क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, और पहले मैंने बोला कि जितनी भी फाइनल गुड बेच के तुम लोगों ने जो पैसा कमाया वो आने दो, सेल प्रोसीड, सेल प्रोसीड में से दो चीजें माइनस कर दो, एक तो रॉ मटेरियल और दूसरा उसी को बनाने की कॉस्ट, ठीक है, दोनों को बनाने की कॉस्ट माइनस कर दोगे तो जो बचेगा वो किसकी इनकम बचेगी, अरे एग्रीकल्चर वाली आपने माइनस कर दी तो बची क्या, नॉन एग्रीकल्चर, उसके ऊपर क्या दे दोगे, टैक्स दे दोगे। दैट इज नॉन एग्रीकल्चर इनकम, दैट इज रूल नंबर 7 जो जर्नली लगता है अगर एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम कंबाइन दी हो। डन, बस इजी था। उसके बाद में इन्होंने 3 रूल बनाया, मैं यहाँ पे आपको बना देता हूँ। एक है तुम्हारा रबर का, अगर तुम लोग एग्रीकल्चर में रबर प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। दूसरा है तुम्हारा कि अगर तुम लोग क्या कर रहे हो, कॉफ़ी। और तीसरा है तुम्हारा अगर तुम लोग टी का बिजनेस कर रहे हो, किसका, टी का, ठीक है। अब देखो रबर के केस में इन्होंने बोला कि तुम लोग जितना भी पैसा तुम लोग रबर की इनकम से कमाओगे उसका 65%, कितना, 65% आएगा एग्रीकल्चर इनकम, और बाकी का जो बचेगा
35% वो कहेगा क्या रहेगा, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। सर इसमें कोई भी तरीके का प्लस माइनस नहीं करना, नहीं, मैंने रबर बेच के जितना भी पैसा कमाया उन्होंने बोला उसके लिए हम लोग डायरेक्ट रूल बना रहे हैं 65% तुम्हारी एग्रीकल्चर इनकम मान लेंगे तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, 35% नॉन एग्रीकल्चर इनकम मान के उसके ऊपर क्या लगा देंगे, टैक्स लगा देंगे। सर अगर मैं कॉफ़ी का बिजनेस कर रहा हूँ तो देखो कॉफ़ी में क्या लिखा हुआ है, कॉफ़ी में 75 और 25 का कंसेप्ट है, कितना 75 और 25, कि 75% के ऊपर क्या आएगी, एग्रीकल्चर, मतलब उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और बची हुई 25 के ऊपर क्या आ जाएगा आपका, नॉन एग्रीकल्चर इनकम, मतलब उसके ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है, ये किसके ऊपर था, ये किसके ऊपर था, कॉफ़ी के ऊपर। ठीक है, कॉफ़ी के ऊपर, पर कॉफ़ी के दो दो वाले केसेस आते हैं, कॉफ़ी के कितने केसेस हैं, 2 केसेस है, ये केस नंबर 1 है। अब केस नंबर 1 कौन सा है, केस नंबर 1 है अगर आपने कॉफ़ी को ग्रो करा है एंड कॉफ़ी को, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है शायद से, हाँ लिखा हुआ है, अगर कॉफ़ी को ग्रो करा है और ग्रो करने के बाद में आपका कॉफ़ी जो है, यहाँ पे लिखा होगा कॉफ़ी इन इंडस्ट्रीज चार्जेबल टैक्स अंडर हेड पीजीबीपी एंड कैपिटल गेन, एक मिनट रुको जरा, 25% ऑफ द कॉफ़ी विल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी और कैपिटल, एक मिनट, 25% पीजीबीपी, ठीक है, 75% 25% है ना, ठीक है। चलो ये 75% और 25% पता कब है, जब विदाउट फ्लेवर है, क्या है, विदाउट फ्लेवर। 2 सीन होते हैं इसके कॉफ़ी के, या तो फ्लेवर वाली कॉफ़ी होगी या तो फ्लेवर के बगैर। ठीक है, अगर फ्लेवर वाली कॉफ़ी है तो 75% जो है, ठीक है, 75% जो है वो आपकी एग्रीकल्चर और दूसरी क्या होगी, नॉन एग्रीकल्चर। और अगर विद क्या है, विद फ्लेवर है, तब आपकी क्या हो जाएगी 60 और 40, 60% एग्रीकल्चर 40% नॉन एग्रीकल्चर। ठीक है, समझ आ गया, विद और विदाउट में। ठीक है, समझ आ गया। एंड लास्ट वन इज टी, टी में देखो क्या है लिखा हुआ है, टी में उन्होंने बताया हुआ है, अगर टी का केस चल रहा है आप लोगों का, तो टी में उन्होंने बोला सीधे 60-40 की गेम है, 60% आपका किस में आएगा, एग्रीकल्चर में, और 40% किस में आएगा, नॉन एग्रीकल्चर में। चलो तो ये सारे 3 रूल थे जो आपके रूल नंबर अलग आते हैं 7 से। तो 2 रूल्स बनाए हैं यहाँ पे, एक तो 7 और बाकी के अलग रूल्स बनाए हैं। 7 में उन्होंने सिर्फ जनरल रूल बता दिया था कि अगर एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम इकट्ठी है तो फिर क्या करोगे, जितनी सेल प्रोसीड्स आई हैं, सेल प्रोसीड में से माइनस करोगे मार्केट वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल और माइनस करोगे एक्सपेंसिस, और जो भी बचेगा डेट इज योर नॉन एग्रीकल्चर इनकम। लेकिन अगर मैं बात करूँ टी, रबर और कॉफ़ी की, तो टी के केस में 60% एग्रीकल्चर 40% नॉन एग्रीकल्चर, रबर के केस में 65% एग्रीकल्चर 35% नॉन एग्रीकल्चर, और कॉफ़ी के केस में 2 केसेस बनते हैं। फर्स्ट वन, अगर विद है या फिर विदाउट है, अगर विद फ्लेवर है तो 75% और 25% की गेम है, और अगर विदाउट है तो फिर 60-40। ठीक है, तो बस ये चीज़ थी जो तुम्हें पढ़नी थी। अब इसके बाद में ख़त्म हो गया। इंटीग्रेशन मेथड है, इंटीग्रेशन मेथड मेरे को लगता नहीं है कि तुम्हें आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल ही ज़्यादातर बनता है। तो बस इंटीग्रेशन मेथड में क्या याद रखोगे वो मैं बता देता हूँ। इंटीग्रेशन मेथड का मतलब होता है जब एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम कंबाइनली दी हो, क्या दी हो, कंबाइनली दी हो, तब उसका ये वाला मेथड लगा के हम लोग क्या करते हैं, उसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब इसमें क्या है, एक तो ये मेथड सिर्फ इंडिविजुअल किसके ऊपर लगता है, इंडिविजुअल एच यू एफ ए ओ पी बी ओ आई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, बस इनके ऊपर ये मेथड लगता है। बाकी अगर मैं बात करूँ कंपनी, फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, इनके ऊपर ये मेथड नहीं लगता है, समझ आया। फिर जब भी ये मेथड लगेगा तो क्या करना है आपको, नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो भी आपको मिली है उसको अगर वो एक्सीड कर रही है आपकी एग्जम्पशन लिमिट से, आपको याद होगा कल हम लोगों ने जब टैक्स कंप्यूट कर रहे थे तो मैंने आपको 3 तरीके के टैक्स स्लैब्स बनाए थे, 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख। तो अगर आपकी एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा इनकम है और आपकी जो नेट एग्रीकल्चर इनकम, मतलब आपके सारे खर्चे माइनस करने के बाद में अगर आपकी इनकम 5000 से ज़्यादा जा रही है, तब ये मेथड आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। मतलब क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखना ज़रा, समझ आ रहा ही नहीं। सर सबसे पहले ये मेथड कब लगता है, ये मेथड लगता है बेटा आपको एच यू एफ, ठीक है, एच यू एफ के ऊपर लगता है, ये इंडिविजुअल के ऊपर लगता है ये, फिर आपकी बी ओ आई के ऊपर लगता है, ए ओ पी के ऊपर लगता है, और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के ऊपर आपका ये मेथड लगता है। ठीक है सर, ये हमें पता लगता है कि लग गया किसके ऊपर है। ठीक है, ये मेथड किसके ऊपर लगता है। दूसरा, ये मेथड कब लगता है,
दूसरा मेथड आता है कि दूसरा क्वेश्चन आता है सर ये मेथड कब लगता है। पहला, अगर आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 5000 से ज़्यादा है। और पॉइंट नंबर 2, अगर आपकी जो आपकी इनकम है, कौन सी इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम है, नॉन एग्री आपकी हाँ नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो है वो एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। एग्जम्पशन लिमिट से क्या है, ज़्यादा है, मोर देन एग्जम्पशन लिमिट, मोर देन एग्जम्पशन लिमिट। अगर ये दोनों ही कंडीशंस पूरी होती हैं तब ये आपके ऊपर ये वाला मेथड लगता है। सर करना कैसे, इस मेथड को कैलकुलेट कैसे करना है, तो देखो सबसे पहले एक उन्होंने बोला है नेट एग्रीकल्चर इनकम, जो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम है उसको प्लस कर दो, जो भी नेट एग्री इनकम है उसको प्लस कर दो नॉन एग्री इनकम के साथ में। तो सबसे स्टेप नंबर 1 क्या आएगा, एग्रीकल्चर इनकम को नॉन एग्रीकल्चर इनकम के साथ में प्लस कर दो, ठीक है। दूसरा स्टेप ये है कि उसके ऊपर आप लोग जितना भी उसका टैक्स बनेगा, टैक्स को कैलकुलेट कर दो, ठीक है। टैक्स को क्या कर देना, कैलकुलेट कर दो। तो पॉइंट नंबर 1 है एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर इनकम दोनों को क्या कर दो, कंबाइन, और इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर दो, ठीक है सर। फिर आपने क्या करना है, जो आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम है, जो आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम है उसमें प्लस करनी है आपने एग्जम्पशन लिमिट, उसमें एग्जम्पशन लिमिट आपको क्या कर देनी है, प्लस कर देनी है। सर एग्जम्पशन लिमिट क्या है, जो भी 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख है जो आपको एग्जम्प्ट है वो क्या कर देनी है, ऐड कर देनी है। और ऐड करने के बाद में आपको क्या कर देना है, उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर देना है। तो देखो अब क्या करना है सर, आपने जो ऊपर टैक्स कैलकुलेट करवाया था पॉइंट नंबर 2 में और पॉइंट नंबर 4 में जो टैक्स कैलकुलेट करवाया था, इन दोनों को क्या कर देना है, आपस में डिडक्ट कर देना है। मतलब पॉइंट नंबर 4 को माइनस कर देना पॉइंट नंबर 2 में से, जो भी निकल के आएगा उसके ऊपर फिर आपको फिर से टैक्स जो आपको निकल के आएगा उसके ऊपर आपको सरचार्ज लगाना है, सेस ऐड करना है और फिर आपको अपना फाइनल टैक्स पे करके आ जाना है। तो सिंपल सा मेथड है। वैसे तो अगर प्रोसीजर आ गया, क्या करना है, मेरे को 3 क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं। सबसे पहले इंटीग्रेटेड मेथड कब लगता है, कब लगता है भाई इंटीग्रेटेड मेथड, जब 2 कंडीशंस हो, नेट एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज़्यादा हो और आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम आपकी एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो। अगर ये दोनों ही कंडीशंस पूरी होती हैं तो आपको ये मेथड लगेगा। सेकेंडली लगता किसके ऊपर है बेटा, एचईएफ, इंडिविजुअल, बीओआई, एजेपी, एओपी, इनके ऊपर ये लगता है। कंपनी, फर्म, पार्टनरशिप फर्म के ऊपर ये मेथड एप्लीकेबल नहीं होता। सर लगेगा तो किस तरीके से लगेगा, उसका प्रोसीजर बता दीजिए। प्रोसीजर ये है बेटा, नेट एग्रीकल्चर इनकम नॉन एग्रीकल्चर इनकम दोनों को कंबाइन करो, उनके ऊपर टैक्स लगा दो। ये हो गया आपका फर्स्ट और सेकंड स्टेप में आपने टैक्स निकाल दिया। थर्ड में आपने नॉन एग्रीकल्चर इनकम को एग्जम्पशन लिमिट के साथ प्लस करके उसके ऊपर क्या कर देना, टैक्स निकाल देना। फिर ऊपर वाले टैक्स को नीचे के टैक्स के साथ माइनस कर देना, जो भी निकल के आएगा फाइनल टैक्स वही होगा। उसके ऊपर आपको क्या लग रहा है, सरचार्ज के बाद लगाना है सेस, और बाद में आपको जितना टैक्स बनेगा वो पे करके आ जाना है। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन मेथड। और यहाँ पे आगे एग्रीकल्चर इनकम में तो आपको जितना पता होना चाहिए उतना आपका यहाँ पे कवर होता है। डन गाइस। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को याद करना है वो एक तो एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन क्या है, फिर से चेक कर लो। टेस्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम की, अगर एग्रीकल्चर इनकम है तो कैसे पता लगेगा कि वो एग्रीकल्चर इनकम है या फिर नहीं है, उसके टेस्ट हैं उसके हैं, ठीक है, उसके टेस्ट उसके 3 तरीके से हम लोग पता करते हैं। फिर किन टाइप की इनकम को एग्रीकल्चर इनकम मानते हैं, वो 5 टाइप हैं। और यहाँ पे फिर पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड आता है, फिर वहाँ पे जाके खत्म होता है। डन। सो ये था आप लोगों का एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम। आई नो थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन मज़ेदार भी है और साथ में एग्ज़ाम में आने वाला है। आपके जो मेनली एग्ज़ाम में वो भी बता देता हूँ। वैसे तो मैंने जो व्हाट्सएप ग्रुप आपका बना हुआ पहले का, वहाँ पे आप लोगों को आपके आने वाले टाइम पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 1-2 दिन पहले मैं क्वेश्चंस डाल दूंगा। और साथ में कि पार्ट नंबर ए जो है आपका, मैं आपको प्रेफरेबल यही करता हूँ कि आप लोग पार्ट नंबर ए में से क्या करना, क्वेश्चन उठाना 2, जिसमें आपका पहला जो इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा दैट इज रेजिडेंशियल स्टेटस, जो आपको यहाँ पे मिला उसको देखो, और बेसिस ऑफ टैक्स। और थर्ड, अगर सिक्योर होना चाहते हो तो एग्रीकल्चर इनकम। इन तीनों को पढ़ लो। मैं कहता हूँ तुम्हारे 2 क्वेश्चन तो पक्का इसी में से ही आएंगे। तो 2 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट करोगे, 20 मार्क्स यहाँ पे तुम्हारे सिक्योर होते हैं इजीली, ठीक है। और फिर डिडक्शंस वाला टॉपिक आराम से पढ़ लो और टीडीएस वाला पढ़ लो, तो तुम्हारे आराम से 30 to 40 नंबर्स जो हैं वो यहीं पे आपके क्या हो जाएंगे, सिक्योर हो जाएंगे। बाकी की वीडियोस देखो
और क्या पता भगवान की मर्जी हुई और अच्छा रहा तो क्या पता 50 के 50 नंबर का पेपर, जितना हमने कंटेंट आपको दिया है 50 का 50 का कंटेंट तुम्हें वहाँ एग्ज़ाम में दिखेगा। तो याद करना, और अच्छे लगे वीडियो तो लाइक करना, आगे फॉरवर्ड भी करना जिनको चाहिए ये चीज़, और कमेंट में ज़रूर बताना एग्ज़ाम्स के बाद में भी कि क्या हेल्पफुल रही या फिर नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, और याद